हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी सामाजिक विज्ञान के पार्ट 4 की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, तो पार्ट 4 जो अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे थे और धातु और अधातुओं के कुछ गुण अपन ने पढ़े थे धातुओं के, कि धातु कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, मतलब उनको उनकी शीट बना सकते हैं अपन, तन्ने होते हैं, तार बना सकते हैं, धान्विक होते हैं, एक निदाद ध्वनि रिंगिंग साउंड पनपता है इनमें से, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो अधातु होते हैं उनमें ये सारे गुण नहीं होते। ठीक है, ये अपन ने कुछ भौतिक गुणों के आधार पर अंतर किया था। अब अपन रासायनिक गुण पढ़ेंगे, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, सब पहले हर चीज़ में पहले धातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर अधातु के बारे में। सबसे पहले कैसा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन का मतलब O2। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, O2 गैस को बोलते हैं ना। ऑक्सीजन का सूत्र कितना होता है, O2। तो सभी धातु और अधातु ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं वो पढ़ेंगे। अब देखो, रासायनिक गुण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब पता है ना आपको, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर अभिक्रिया करके एक नई चीज़ का निर्माण करती है जिसके गुण पुरानी चीज़ों से बिल्कुल अलग होते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उस तरह का कुछ अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। जब आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित है, लोहे को बारिश में और हवा में और पानी में छोड़ दो तो उसको जंग लग जाती है। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। तो जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। 7वीं में आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। और मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक धातु से बना हुआ होता है। आपने सीखा कि दोनों प्रक्रमों में, चाहे जंग लगना हो चाहे मैग्नीशियम रिबन का जलना हो, दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। जो भी धातु है ना उसके ऑक्साइड बन जाते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O बनता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। क्या बनता है, Fe2O3 बनता है। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कितना बनता है, MgO। क्या बनता है, MgO। ठीक है, तो जब कभी भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन या जल के साथ कर देते हैं तो उस धातु का ऑक्साइड बनता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जैसे आयरन जुड़कर आयरन ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलो अब क्रियाकलाप दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है मैं समझाता हूँ आपको। देखो, अपन देखना चाहते हैं कि जंग है, इस जंग का जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति होती है या अम्लीय होती है। ठीक है, तो आपको पता ही है अम्ल और क्षार को कैसे पता किया जाता है। अपन लिटमस पेपर लेते हैं, अम्ल तो हमेशा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार हमेशा लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो हमें जंग की प्रकृति पता करनी है, तो जंग में क्या करेंगे, जंग का पाउडर लेंगे थोड़ा सा अपन, फिर उसको पानी में मिला देंगे। क्यों, क्योंकि क्षार या अम्लीय प्रकृति चेक करने के लिए पहले पानी में मिलाना ज़रूरी है। पानी में घोल लेंगे, घोलने के बाद उसको ऐसे पानी में डालकर घोल लेंगे। ठीक है, और निलंबन हो जाएगा। निलंबन मतलब इसके अंदर वो अच्छे से घुलेगी नहीं, बस ऐसे जंग के पार्टिकल्स, जंग के टुकड़े इसमें मिक्स हो जाएंगे, निलंबन बन जाएगा, एक तरह का निलंबन बन जाएगा, है ना। अब इस निलंबन को लाल लिटमस पत्र पे चेक करेंगे, नीले पे चेक करेंगे। तो लाल लिटमस, नीले पे तो कुछ नहीं करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। इसका मतलब जो जंग, जो आयरन में, लोहे में ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया से जो जंग बनी है उसका गुण कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि क्षारीय प्रकृति की तरह ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखो, लोहे की जंग ब्राउन कलर की दिखाई देती है, ऐसे ही कॉपर पे जब भी जंग लगती है तो वो हरे रंग की दिखाई देती है। आप याद रखिएगा, कॉपर पे जंग लगती है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जल तीनों से अभिक्रिया करता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट ये दो चीज़ बना देता है। तो कॉपर में जंग इस तरीके से लगती है। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप को स्मरण कीजिए। देखो, अभी अपन ने जंग के बारे में बात कर ली। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने के प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु परीक्षण कीजिए। तो ये क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा ये भी,
तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी प्रकृति में कैसा है, क्षारीय है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जितने भी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति होते हैं। ये अपने रासायनिक गुण पढ़ लिया। आइए अब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का प्रेक्षण करें। तो अपने धातुओं को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई, क्या बना, धातु का ऑक्साइड बन गया और उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। अब अधातु की बात करते हैं। तो उसके लिए अपन को एक क्रियाकलाप दिया है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए बहुत अच्छी अभिक्रिया है। क्या करना है अपन को सल्फ़र लेना है। सल्फ़र क्या एक अधातु है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है नहीं बनाती, ये अपन चेक करेंगे। तो आप एक उद्दहन चम्मच लो। देखो ये होती है उद्दहन चम्मच, ऐसे सीधे जैसे आप ऑयल निकालते हो ना अपने उसमें से, तो वैसे उद्दहन चम्मच होती है। अगर आपके पास उद्दहन चम्मच नहीं हो तो आप एक बोतल के ढक्कन पे ऐसे तार बांध कर भी काम चला उद्दहन चम्मच बना सकते हैं। तो उद्दहन चम्मच लीजिए और इसमें सल्फ़र का चूर्ण डाल दीजिए। इसको गर्म कीजिए गैस के नीचे, है ना। भाई ऐसे उद्दहन चम्मच काम में लेने से वो गर्मी आपके हाथ को लगेगी नहीं। तो गर्म करने पे जैसे ये जलने लगे, उसको एक कांच के बर्तन, कांच के गिलास में आप ले जाइए और उसकी धुआं को इसमें इकट्ठा होने दीजिए। और जैसे धुआं पूरी इकट्ठा हो जाए इसको ढक दीजिए, या जलते हुए को इसमें ले जाके छोड़ दो और इसको ढक दो। और इसके अंदर पूरी धुआं, जो जलने पे जो धुआं बन रही है उसको इकट्ठा होने दो, ठीक है, ताकि इसकी धुआं क्या हो, बाहर ना जा सके। तो जो भी गैस बन रही है इसमें ये बन रही है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी देर बाद में एकदम से क्या करिए, फटाक से इसमें को खोलिए, इसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए, फिर वापस तुरंत ढक दीजिए और इसको हिला लीजिए, ठीक है। तो वो जो भी गैस उत्पन्न हुई है वो पानी में मिल जाएगी। और उस फिर लिक्विड को निकालिए, है ना, और निकाल कर उसमें लाल और नीला दोनों लिटमस पेपर का चेक करो। तो उसमें क्या होगा, नीले लिटमस पे तो कुछ भी नहीं होगा, लाल लिटमस पे तो कोई कुछ भी असर नहीं आएगा। ये नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सल्फ़र ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लिया और उसको जब पानी में मिलाया तो एक अम्ल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और वो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तो यानी कि जितने भी धातु होते हैं, अधातु होते हैं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके डाइऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड नहीं डाइऑक्साइड। और जिनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। क्यों, क्योंकि उनको पानी में मिलाने पर अम्ल बनता है। सल्फ़र और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार दी जा सकती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को, जैसे एस को जलाया तो SO2 बना, O2 बना क्या, SO2। और SO2 को जब जल में मिलाया तो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बना, ठीक है। और इसी अम्ल ने नीले लिटमस को लाल कर दिया। तो सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं में ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अपन ने पूरा कुल मिला के क्या पढ़ा, धातु जो ऑक्साइड बनाते हैं वो क्षारीय प्रकृति होते हैं और अधातु जो ऑक्साइड बनाते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में कम काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों का नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सरणी 4.4 में लिखिए। उसमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये सारणी आपको दी गई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार का नाम है, तो इसमें धातु कौन सा होता है, कैल्शियम। ऐसे मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें धातु कौन सा होता है, सोडियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड धातु कौन होता है, मैग्नीशियम। ऐसे ही अम्लों में क्या होता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, तो इसके अंदर धातु कौन होता है, सल्फ़र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl। तो इसमें अधातु कौन सा होता है, क्लोरीन। क्या होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन नाम का धातु होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ़र नाम का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रेट नाम का एक अम्ल होता है जिसमें नाइट्रोजन नाम का अधातु होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारणी बढ़ सकते हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातु और अधातु जल के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं, आइए देखिए धातु और धातु जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। एक
चीज़ दी गई है, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। ये ऑक्सीजन और जल से इतना तीव्र अभिक्रिया करता है कि मतलब तुरंत ही आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के तेल में ना तो पानी जा सकता है और ना ही ऑक्सीजन हवा जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए सवाल आता है कि सोडियम और एक पोटेशियम भी आता है, सोडियम और पोटेशियम को तेल में भिगोकर क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि ये पानी और हवा दोनों, यानी कि ऑक्सीजन और पानी से इतने अभिक्रियाशील होते हैं कि आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको बचाने के लिए तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि तेल में, मिट्टी के तेल में हवा मतलब ऑक्सीजन और पानी नहीं होता। चलिए क्रियाकलाप मैं आपको समझाता हूँ अब। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर एक गिलास, उसको आधा पानी से भर देना है। ठीक है, अब आपको एक सोडियम का टुकड़ा लेना है। ठीक है, और उसको रुई से अच्छे से साफ़ कर देना है। लिटमस पे रुई से अच्छे से साफ़ करके उस टुकड़े को इस बीकर में डालना है। देखो, डालते ही जैसे तेल में आप कुछ डालते हो ना और वो छींटे मारता है भयंकर, तो ऐसे एक मारेगा तो आपको बड़ी सावधानी से टीचर शिक्षक की निगरानी में ये चीज़ करनी होती है। छोटा सा टुकड़ा रुई में लपेट कर इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तीव्रता से जल से अभिक्रिया करेगा और बहुत सारी ऊष्मा निकालेगा, जिसके कारण जल गर्म हो जाएगा। अब जो सोडियम जो जल में मिल गया तो जो विलयन बन गया, उस विलयन को आप क्या करिए, उसका परीक्षण कीजिए लाल या नीले लिटमस पर। वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, यानी ये उसका क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण ये आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। तो धातु जल से अभिक्रिया करते हैं और क्षारीय पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तीव्रता से करते हैं, कुछ धीरे धीरे करते हैं। जैसे लोहा धीरे धीरे करता है आयरन, जबकि सोडियम और पोटेशियम बहुत तीव्रता से करते हैं। सामान्यतः अब बात करें अधातुओं की, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये वायु में बहुत सक्रिय होते हैं। अधातु वायु से बहुत अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको जल में रखा जाता है। तो जैसे कि उदाहरण दिया है, फॉस्फोरस एक ऐसा अधातु है जो वायु में रखने पर आग पकड़ लेता है, लेकिन ये जल से अभिक्रिया नहीं करता। तो इसलिए इसको इकट्ठा मतलब इसको संचित रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है। तो देखो, सोडियम तो जल से भी करता है, इसलिए उसको बचा कर रखने के लिए तेल में डुबोते हैं। लेकिन जो फास्फोरस जो अधातु वो जल से नहीं करता, हवा से करता है, तो उसको बचा कर रखने के लिए पानी में डुबोकर रखा जाता है। अब बात करते हैं अम्लों के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं। सारे धातु और अधातु अम्ल जो होता है ना, अम्ल क्या होता है, जो लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर दे। अम्ल होता है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। तो उन जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, तो इनके साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, उसके लिए क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए, अपन चेक करेंगे कि अम्लों से धातु और अधातु अभिक्रिया करते हैं कि नहीं करते। तो अपन 5 परख नली ले लेंगे। परख नली होती है ना, टेस्ट ट्यूब होती है ऐसी। ठीक है, लेबोरेटरी में होती है ना, साइंस की लेबोरेटरी में, तो ऐसी टेस्ट ट्यूब ले लेंगे 5, ABCDEF नाम लिख देंगे, उस पर 6 ले लेंगे। पहले में मैग्नीशियम का रिबन डाल देंगे, यानी एक धातु डाल देंगे, एल्यूमिनियम डाल देंगे दूसरे में धातु, तीसरे में आयरन का छिलका डाल देंगे, वो भी धातु है। चौथे में कॉपर का छीला हुआ तार डाल देंगे, वो भी धातु है। 5वें में लकड़ी का कोयला डाल देंगे, एक अधातु है। और छठे में सल्फ़र का चूर्ण डाल देंगे, एक अधातु है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 में बारी बारी ड्रॉपर से, जैसे आप आँख में डालते हो ना ड्रॉपर से वो दवाई, वैसे ड्रॉपर से बारी बारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और सब में 1-1 बूंद 2-2 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते जाएंगे। और बारी बारी सब में कैसी अभिक्रिया हो रही है वो भी देखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे एक साथ नहीं करना, एक एक करके करना है। और जैसे उसमें से कुछ धुआं उत्पन्न होगा तो जलती हुई माचिस उसके मुंह के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर नोट करेंगे क्या क्या होगा। तो देखो, जो अम्ल है, जिन में ABCD में अम्ल है ना, तो अम्ल में क्या होगा, जैसे ही अपन A और B में, A B या C मान लो आप, D में नहीं होगा, ABC में क्या होगा, जैसे ही आप अम्ल डालेंगे तो अभिक्रिया करके एक धुआं निकलेगा और धुआं को माचिस के पास लेकर जाएंगे, तो वो पॉप ध्वनि, ऐसे पटापट जैसे पटाखे फूटते हैं ना, उस तरीके से वो माचिस ले जाने पर वो धुआं पॉप ध्वनि के साथ जलेगी। ठीक है, कॉपर के केस में क्या होगा कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो वो करेगा ही नहीं।
तो आप उसको गर्म करेंगे तो भी नहीं करेगा। तो फिर आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा अम्ल डालना है सल्फ्यूरिक, लेकिन उसमें करेगा, उसमें धुआं निकलेगी और माचिस ले जाने पर पॉप ध्वनि के साथ जलेगा। लकड़ी और कोयले में चाहे कोई सा ही अम्ल डाल दो, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई गैस नहीं निकलेगी, बस ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। ठीक है। आयरन क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो ऐसे तो करेगा नहीं, लेकिन गर्म करने पे कर लेगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी धातु होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ गर्म करने पे करते हैं। कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कमज़ोर अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा ताकतवर होता है। तो कुछ धातु कमज़ोर अम्ल के साथ भी कर लेंगे और कुछ कमज़ोर के साथ नहीं करेंगे, ताकतवर अम्ल के साथ करेंगे, जैसे कॉपर कर रहा था। ठीक है। तो सभी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। और पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस को कौन सी बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है। और जितने भी अधातु होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है। तो इस तरीके से अपन टेबल भर सकते हैं। मैग्नीशियम सामान्य ताप पर करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और गर्म करने पे तो करेगा ही करेगा, और पॉप ध्वनि के साथ करेगा, ये दोनों में करेगा, इसमें भी करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी करेगा, लेकिन एल्यूमिनियम भी करेगा। आयरन क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सामान्य ताप पर नहीं करेगा, गर्म करने पे करेगा, और सल्फ्यूरिक से दोनों तापमान पे करेगा अभिक्रिया। और जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो दोनों पे नहीं करेगा, सामान्य पे गर्म करने पे भी नहीं करेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से सामान्य पे भी करेगा और गर्म पे भी करेगा। कोयला और चूर्ण ये किसी में भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अम्लों के साथ अभिक्रिया कौन करता है, धातु करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, लेकिन अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो बच्चों आज का वीडियो हमारे लिए यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे का पार्ट अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।